हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती शुक्ला। आज आप लोग को विज्ञान पाठ 1 से मैं आप लोग को स्वाध्याय के प्रश्न हल करना बताने वाली हूँ। तो आइए हम एक-एक प्रश्न को हल करना सीखते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमारा जो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका के पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ से जोड़ना है। पहले स्तंभ को दूसरे और तीसरे स्तंभ से जोड़ना है और नई सारणी तैयार करना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया है। मैं आप लोग को इसको कैसे हल करना है वह बता रही हूँ। तो स्तंभ 1 में आपको ऑलरेडी जो दिया गया है वही है। आपको दूसरा और तीसरा स्तंभ को क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो पहला स्तंभ में दिया गया पहला ऋण त्वरण। ऋण त्वरण मतलब क्या होता है बच्चों? ऋण त्वरण मतलब होता है जिसमें वेग क्या होता है, समय के अनुसार कम होता है। उसे हम क्या कहते हैं, ऋण त्वरण कहते हैं। तो स्तंभ 2 में क्या आएगा, पिंड का वेग क्रमशः कम होता है। स्तंभ 3 में क्या आ सकता है, उदाहरण दिया गया आपको 3, इसमें से ये उदाहरण इसके ऊपर फिट बैठेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कोई वाहन 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलकर 5 सेकंड में रुक जा रहा है। ठीक है? तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है, वेग रुक जा रहा है, मतलब पहले बढ़ा हुआ था, फिर क्या हो गया, धीरे-धीरे कम हो गया है। दैट मीन्स क्या हुआ, यह ऋण त्वरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है, धन त्वरण। धन मतलब क्या होता है, जिसमें कि पिंड का वेग क्या होता है, क्रमशः बढ़ता जाता है। समय जैसे-जैसे इंक्रीज होता है वैसे-वैसे वेग भी बढ़ता जाता है। इसका उदाहरण क्या आ सकता है, देखिए, विरामावस्था से चलकर कोई कार 10 सेकंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटा वेग प्राप्त कर लेती है। मतलब विरामावस्था मतलब रेस्ट पोजीशन से रुकी हुई थी और वो क्या कर रही है, और चलते-चलते उसका स्पीड कितना बढ़ गया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। यह उदाहरण किसका हो गया, ध्वनि त्वरण का। समझ में आ रहा है आपको? अभी क्या है, शून्य त्वरण। शून्य त्वरण में क्या हो सकता है, देखिए, शून्य त्वरण पिंड का वेग स्थिर बना रहता है। उसमें वेग में ना तो इंक्रीज होता है, ना ही डिक्रीज होता है, ना कम होता है, ना ही ज्यादा होता है। उदाहरण क्या होगा, देखिए, कोई वाहन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है। अगर कोई वाहन एक ही स्पीड से लगातार गतिशील है, उसे हम क्या कहेंगे, शून्य त्वरण। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रश्न 2, अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दूरी, दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। दो बिंदु के बीच अगर दो पॉइंट है, समझ स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है, वहां से दो बिंदुओं से गतिशील रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया जो पथ होता है उसे क्या कहते हैं, हम दूरी कहलाते हैं। जैसे ये क्या हो सकता है, जैसे कि आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, जैसे साइकिल से आप कहीं जा रहे हो, जैसे यहाँ आप स्कूल से घर तक जा रहे हो, तो जो वो दूरी क्या होगी, प्रत्यक्ष रूप से क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। विस्थापन क्या होता है, गतिशीलता के अंतिम और आरंभ बिंदुओं के बीच का सबसे कम विस्थापन कहलाता है। कम दूरी जो होती है विस्थापन कहलाती है। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए, जब हम, समझ लो आप स्कूल से घर जा रहे हो, लेकिन इसमें एक कुछ छोटा, सबसे छोटा न्यूनतम दूरी भी हो सकती है, जो शॉर्टकट जिसको हम बोलते हैं, वह क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, राइट। और जो लॉन्ग लॉन्ग रूट से जाते हैं हम, वह दूरी कहलाता है। एग्जैक्ट जो रास्ता होता है वह क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। मतलब जो आपने दूरी तय की गई है वह शून्य नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, देखिए, ओके, जो पिंड होती है उसकी जो दूरी होती है कभी भी शून्य नहीं होती। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया भी है वीडियो में, फिर भी देखिए, ये समझ लो एक सर्कुलर रोड है, ठीक है। सर्कुलर रोड से अगर साइकिल कोई चला के जा रहा है, ठीक है, तो ये समझ लो पॉइंट ए यहाँ पे रुका है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है। समझ में आ रहा है आपको? ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से वो चलाते-चलाते साइकिल आके यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है? तो उसने दूरी कितनी तय की है? वह क्या होगा, जो वृत्त है, सर्कल है, उसकी परिधि होगी। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा, वो क्या हो जाएगा, दूरी तय की। लेकिन विस्थापन क्या होता है, सबसे कम दूरी, अंतिम और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का सबसे कम न्यूनतम दूरी। मतलब कि ये भी स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है, शुरुआत का भी यही पॉइंट है और अंतिम बिंदु भी यही है,
और प्रारंभिक बिंदु भी यही है, तो मतलब इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 0 है। दैट मीन विस्थापन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बट दूरी 0 नहीं हो सकती। समझ में आया आपको यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्या है, तीसरा पॉइंट, दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है मतलब दूरी में क्या होती है, दिशा नहीं होती है। और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, विस्थापन में दिशा भी होती है। ओके, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, मतलब दूरी हमेशा बढ़ती जाती है, इसलिए दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, तो मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और 0 भी हो सकता है। इसलिए क्या होता है, विस्थापन हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है, बट दूरी ऑलवेज क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का, आ वाला, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होती है, जब कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है तो उस गति को क्या कहते हैं, एक समान गति। जैसे मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था कि कोई पिंड है, ठीक है, उसने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे समझ लो, यहाँ पॉइंट ए है, ठीक है, ओके, सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है। ओके, ये एग्जांपल मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, अमर अकबर एंथोनी जो गाड़ी चला रहे हैं हर एक 5-5 मिनट पे, जो अमर है वह 10 किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रहा है, प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ऐसे ही जो एंथोनी है हर आधे घंटे में क्या उसकी स्पीड बदल रही है, और किसी किसी की स्पीड जो होती है चेंज नहीं होती है। तब मतलब अगर हम जैसे हर एक 30 मिनट्स पे कोई, अगर सपोज आप गाड़ी चला रहे हो 30 मिनट पे आपकी स्पीड क्या हो रही है, सेम है, एवरी 30 मिनट मतलब समय सेम है, राइट, 30 मिनट जो है समय समान है, बट जो आप दूरी तय कर रहे हो वो भी समान होगी, दैट मीन्स उसे क्या कहेंगे, एक समान गति। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप दौड़ रहे हो रेसिंग में और आप हर एक 5 मिनट में अपनी स्पीड को वही कायम रखे हो, हर 5 मिनट पे आपकी स्पीड वही है, कोई चेंज नहीं है, न गति बढ़ रही है न घट रही है, तो अब किसका उदाहरण हो जाएगा, एक समान गति का। और असमान गति का उदाहरण क्या हो सकता है, देखिए, जब कोई पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस गति को असमान गति कहते हैं। मतलब टाइम जो होता है सेम होता है, बट डिस्टेंस क्या होता है, दूरी जो तय की जाती है वह कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पहले शुरुआत में दौड़ रहे हो रेस में, पहले आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी 5 मिनट, फिर 5 मिनट बाद आप क्या हो गए, थक गए, तो आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो इसलिए उदाहरण किसका हो गया, असमान गति का उदाहरण हो गया। ओके, अभी एक एक समान गति का उदाहरण जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे समझ लो आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे, और और आप रोड पे स्पीड अपनी कायम रखे हो, स्पीड बढ़ा नहीं रहे हो घटा नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो। ओके, तो क्या हो गया, एक समान गति का उदाहरण होगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसका, एक समान गति में पिंड की चाल में परिवर्तन नहीं होता। पिंड की चाल में उसकी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इसमें क्या है, असमान गति में पिंड के चाल में परिवर्तन होता है, जैसे कि स्पीड चेंज होगी दैट मींस उसमें परिवर्तन होगा। उदाहरण मैंने यहाँ दिया है, घड़ी की सुइयां समान समय में समान दूरी तय करती, मतलब हर 5 मिनट पे जो होती दूरी क्या होती, समान तय होती सुई द्वारा, इसीलिए क्या उदाहरण हो गया, घड़ी की सुई एक समान गति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। दूसरा क्या है, देखो, पक्षियों का उड़ना, भीड़ वाले रास्ते में वाहन का चलना। जैसे पक्षी जो उड़ते हैं कभी तेज चलते कभी स्लो चलते, उनका कुछ फिक्स नहीं रहता, समय के अनुसार वह नहीं चलते, इसीलिए वह क्या हो गया, उदाहरण असमान गति का उदाहरण हो गया। वैसे ही भीड़ वाले रास्ते में वाहन का चलना, मतलब जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है उस टाइम जब हम गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड जब थोड़ा सा खाली तो तेज चलाने लगते हैं, जैसे भीड़ होती है वैसे रुक जाते हैं, मतलब बार बार हमारी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। इस जगह किसका उदाहरण हो जाएगा, असमान गति का उदाहरण होगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दी गई सारणी पूर्ण करो। तो इसमें हमको सारणी दी गई है और आपको सूत्र की सहायता से इसे क्या करना है, हल करना होगा। आपको फॉर्मूला भी दिया होगा, ये तो बहुत ही इजी है। देखिए, यू दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये जो होता है त्वरण दिया गया है 4, टी मतलब समय दिया गया है 3 सेकेंड,
आपको क्या करना है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, त्वरण दिया गया है, टी दिया गया है, आपको इस सूत्र का फॉर्मूला भी दिया गया है, इस सूत्र में आपको प्रतिस्थापित करना है और सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। तो आप कैसे करोगे, 2 प्लस 4 इंटू थ्री, 2 प्लस 4 इंटू थ्री कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। 4 इंटू थ्री, ए कितना है 4 है, टी कितना है 3 है, 4 इंटू थ्री 12 होता है, और उससे आपको 2 को जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए ए दिया गया है, टी दिया गया है और बी दिया गया, मतलब कि त्वरण दिया गया है, समय दिया गया है और क्या दिया गया है, अंतिम वेग दिया है। आपको क्या करना है, प्रारंभिक वेग, सेम प्रोसीजर है, इसको आपको फॉर्मूले में रखना है और ज्ञात करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेम प्रोसीजर है, फॉर्मूले आपको दिए रहेंगे, आपको फॉर्मूला रखना है, उसको सॉल्व करके हल करके निकालना है। ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको u दिया गया है, a दिया गया है, t दिया गया, आपको क्या ज्ञात करना है, s, s मतलब विस्थापन ज्ञात करना है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है सूत्र इसका। अगर आप u इंटू टी लोगे, u इंटू टू मतलब 5 इंटू 3 15 प्लस हाफ, हाफ मतलब 1/2, a का मान 12 है, तो 12 से 1/2 कट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना है 9 है, तो 3 3 का 9, और 6 से गुणा करोगे 9 का तो कितना आएगा 54, 54 प्लस 15 कितना आ जाएगा 69। ऐसे आपको इधर हल करना है, एक फॉर्मूले में रख के हल करना है। ओके, तीसरा भी सेम इसी प्रकार है, आपको क्या ज्ञात करना है, u दिया गया है, a दिया गया है, आपको यहाँ पे s ज्ञात करना है, सूत्र दिया गया है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इस सूत्र में रख के इजीली ज्ञात कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ओके, आपको सब कुछ दिया गया और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे अभी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और उनका स्पष्टीकरण लिखें। ओके, रिक्त स्थान दिया गया आपको, पिंड की गति के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था, सबसे कम जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अवत्वरण अर्थात ऋण त्वरण होता है, मतलब कि जब त्वरण डिक्रीज होता है, घटता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतरण भी कहते हैं, जिसे हम ऋण त्वरण भी कहते हैं। ओके, ई है, जब पिंड एक समान वृत्ताकार गति से जाता है तब उसका वेग क्या होता है, प्रत्येक बिंदु के पास बदलता है। ओके, और क्या है, अग्निबाण रॉकेट का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है, रॉकेट जो होता है तीसरे नियम पर आधारित होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट, वैज्ञानिक कारण लिखो। वैज्ञानिक कारण क्या होता है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से जमीन पर गिरता है तब गति का त्वरण एक समान होता है, जैसे कि फ्रीली गिरता है, जैसे एग्जांपल के लिए जब हम कोई भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह गिरता है, राइट, ये तो आपको पहले से पता है। तो हम यहाँ पे उत्तर मैंने लिखा है, पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर सभी पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग समान होता है, राइट, 9.8 होता है, जी का मान क्या होता है 9.8 होता है। कोई पिंड मुक्त रूप से जमीन पर गिरता है तो उस पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, मुक्त रूप मतलब फ्रीली गिरता है। यदि कोई भी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है तो उस पिंड का त्वरण भी क्या होगा, समान होगा, क्यों, क्योंकि उसकी गति सेम होगी, गति सेम होगी तो क्या होगा, त्वरण भी समान होगा। ओके, इसीलिए जब कोई पिंड मुक्त रूप से जमीन पर गिरता है तो उस पिंड की गति का त्वरण एक समान होता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। दूसरा है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के परिमाण समान और दिशा विपरीत होने पर भी वे एक दूसरे को निष्फल नहीं करते। क्रिया बल एक्शन और रिएक्शन जो तीसरे नियम पर आधारित है, बल हमेशा क्या होता है, जोड़ी में ही प्रस्तुत हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम बॉल जमीन पे फेंकते हैं तो क्या होता है, ऊपर बाउंस हो, क्या होता है, जो हम क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो जो हम फोर्स F1 लगाए उसका अपोजिट क्या आएगा, F2 आएगा। ठीक है, बट दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तो भी वो लोग निष्फल नहीं करते, क्यों नहीं करते, देखिए
क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त होते हैं, राइट। विभिन्न विभिन्न पिंडों पर, एक ही पिंड पे नहीं लगते हैं, राइट। जब आपने इसे थ्रो किया फिर ऊपर आते हैं, right? तो वे एक ही पिंड पे प्रयुक्त नहीं होते, इसीलिए इनका परिमाण क्या होता है, समान, और दिशा क्या होती है, विपरीत होने पर भी ये बल एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। समान वेग वाली गेंदों में से क्रिकेट की जो गेंद होती है उसे रोकने की अपेक्षा टेनिस की गेंद को रोकना सरल होता है। जो क्रिकेट की गेंद होती है उसे रोकने से अच्छा टेनिस के बॉल को रोकना आसान होता है। कैसे, देखिए, टेनिस की गेंद जो होती है क्रिकेट की गेंद की अपेक्षा कम कठोर होती है। जो क्रिकेट की गेंद होती है वो कठोर होती है। टेनिस की गेंद का द्रव्यमान, जो उसका वजन होता है, भार होता है, वह क्या होता है, कम होता है। किससे, क्रिकेट की गेंद से। अतः दोनों गेंदों के द्रव्यमान समान होने पर भी टेनिस की गेंद का संवेग क्रिकेट की गेंद की संवेग से कम होता है, क्योंकि वह तेज गति में चलता है। टेनिस की गेंदों का संवेग क्या होता है, क्रिकेट की गेंदों से कम होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। ठीक है, इसलिए समान वेग वाली गेंदों में से उसका द्रव्यमान ज्यादा है क्रिकेट की बॉल का, और टेनिस की बॉल का वेग, क्या नाम इसका तो टेनिस की बॉल का द्रव्यमान कम है, बट वेग दोनों का सेम है, बट उसका संवेग क्या होगा, संवेग होता है m गुणे b, मतलब कि द्रव्यमान गुणे वेग। जब वेग बराबर है और द्रव्यमान ज्यादा, तो संवेग क्या होगा, उसका ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्रिकेट की बॉल का जो संवेग ज्यादा हो जाएगा। तो समान वेग वाली गेंदों में क्रिकेट की गेंद को रोकने की अपेक्षा टेनिस की गेंद को रोकना सरल होता है, क्योंकि संवेग टेनिस की गेंद का कम होता है, इसीलिए इसको रोकना आसान होता है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विरामावस्था के पिंड की गति एक समान मानी जाती है। विरामावस्था की पिंड की गति क्या मानी जाती है, एक समान। तो विरामावस्था मतलब रुका हुआ पोजीशन। रुका हुआ पोजीशन में उसकी गति में कोई चेंजेस आता है क्या, नहीं आता है, समय के अनुसार सेम होता है स्पीड, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, एक समान गति मानी जाती है। जिस गति में कोई भी पिंड अत्यंत सूक्ष्म तथा एक समान कालावधि में समान दूरी तय करता हो उसे क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। जब कोई पिंड विरामावस्था में रहता है तो पिंड की चाल स्थायी रूप से शून्य होती है, तो विरामावस्था में पिंड की गति एक समान मानी जाती है। ओके, जब वो रुका है या तो चल रहा है, स्टेडीली कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो वह उसको एक समान गति ही बोला जाता है। अब देखिए, न्यूटन की गति संबंधी प्रत्येक नियम पर आधारित क्या करना, हमें 5-5 उदाहरण स्पष्ट करना है। मतलब न्यूटन की हमने 3 गति पढ़ी थी, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो उसमें हमको एक एक का 5 उदाहरण देना है। तो मैंने पहला नियम का लिखा है, रुकी हुई गाड़ी अचानक में चल पड़ने से उसमें क्या होता है, बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, राइट। अगर गाड़ी बस में बैठे हो आप, गाड़ी रुकी हुई है, अचानक में चलेगी तो आप झुक जाते हो आगे की तरफ। यह इसका उदाहरण हो गया, मतलब आप रुके हुए हो, जब बाहरी बल लगाया गया तो आपका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। यह न्यूटन की गति संबंधी पहला नियम है। दूसरा क्या है, विद्युत धारा द्वारा चलने वाला पंखा। जब पंखा जब चलता है, जब तो उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है ना, अचानक में जब चालू होता है या बंद होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाता है। विद्युत का प्रवाह बंद करने पर भी बाद में घूमते हुए पंखे की पत्तियां, जब हम विद्युत का प्रवाह बंद कर देते हैं तो भी पक्षी जो होती है ना, जो पंखे की पत्तियां होती है वो भी घूमती रहती लगातार। वह किसका उदाहरण हो गया, जड़त्व का, न्यूटन की गति संबंधी पहले नियम का उदाहरण है। अभी क्या है, तेज चाल से गतिशील तेज चाल से गतिशील कोई बस अचानक मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री विपरीत दिशा में गिर मुड़ जाते हैं। मतलब कि तेज चाल से गतिशील, तेज में चल रही स्पीड में गाड़ी चल रही है, बस में बैठे हो, अचानक में वो क्या होती है, मुड़ जाती है, तो आप क्या होते हैं, गिर जाते हो, या तो मतलब गिरते गिरते बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टेबल या मेज पर अपनी जगह पर तब तक रहेगी जब तक उस पे कोई हटाया नहीं जाता है। जब जब आप सामान उसको वहीं वहीं रखे हो, जब तक आप उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगा तब तक उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। यह भी न्यूटन गति संबंधी उदाहरण है। ओके, दूसरा उदाहरण है दूसरे नियम का, पटाखा का विस्फोट, पटाखा बम का विस्फोट होना। ओके, जब उसका विस्फोट होता है तो क्या होता है, संवेग से वो क्या होता है, अलग अलग जगह पे फैल जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद के कैच करते समय अपने हाथों को क्या करते हैं, वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसे चोट ना लगे। जब क्रिकेट की बॉल बहुत तेज गति से आती है तो उसको रोकने के लिए, इसका वेग कम करने के लिए वो पीछे की तरफ जाता है, राइट।
उससे उसको चोट ना लगे, क्योंकि वेग ज्यादा रहेगा तो उसको चोट लगने का डर रहता है। इसमें क्या है, फिर गतिशील वस्तु के सामने रुकावट डालने पे हमें धक्का लगता है। जो वस्तु जितनी गतिशील होती है उसे रोकने में उतना ही अधिक धक्के का अनुभव होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी गतिशील वस्तु को आप रोकना चाहोगे तो आपको धक्का लगता है। ये भी क्या है, न्यूटन की गति संबंधी दूसरा नियम का उदाहरण है। बंदूक की गोली तीव्र आघात, गोली के तीव्र वेग से कारण होता है। जब आप बंदूक की गोली से तीव्र आघात करते हैं तो क्या होता है, उसका तीव्र आघात कब होगा, जब इसका वेग ज्यादा होगा, राइट। और एक और है, बंदूक की गोली आप पीछे से लगाते हो तो पीछे की तरफ जाती है ना आपका हाथ, वो भी एक क्या है, न्यूटन की गति संबंधी दूसरा नियम का उदाहरण है। न्यूटन की गति संबंधी देखो तीसरा नियम क्या है, बंदूक से गोली दागते समय बंदूक पीछे की ओर सरकना। ये क्या है, न्यूटन गति संबंधी, मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप बंदूक फोर्स बल लगाते हो उतना ही आप पीछे की तरफ जाते हो। अग्निबाण का प्रक्षेपण, अग्निबाण रॉकेट जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रक्षेपण, जिससे वो अग्नि अग्नि से जो उसमें से निकलता है फ्यूल, उसके वजह से क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। जितने बल से नीचे की तरफ उसका जो ईंधन निकलता है उतने ही तेज गति से वो ऊपर जाता है। बल्ले द्वारा गेंद को मारते समय बल्ले की गति को कम होना। जब हम बल्ले से गेंद को मारते हैं तो क्या होता है, उसकी गति क्या होती है, कम हो जाती है। ओके, बहुत तेज बॉल आता है, जब मार दे तो उसकी गति कम हो जाती है। एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। तैराक द्वारा जितना बल पीछे लगेगा उतना ही बल से वह आगे की ओर जाएगा। तैराक आप देखते हो, स्विमिंग में जाते हैं हम नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, तो क्या करते हैं, बल आगे की तरफ लगाते ही, जितना ही हम पीछे की तरफ बल मारेंगे उतने ही हम आगे की तरफ जाते हैं। नाविक द्वारा नाव चलाना, नाव का भी वही सेम एग्जांपल है। नाव भी ऐसे ही जितना बल आप पीछे लगाओ उतना ही नाव आपकी आगे जाती है। और देखिए, जितनी जोर से हम गेंद को पटकते हैं उतना ही ऊपर की ओर उछलते हैं। जितना बल से आप गेंद को पटकोगे उतना ही ऊपर की, उतने ही बल से वह ऊपर आएगी। ये सब इसका उदाहरण हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसी अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट का मैं ऐसी स्लाइड बनाऊंगी आपके लिए, फिर आपको जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।